भला क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को ये कहना पड़ा कि जो मामले उनके सामने उठाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत फोरम में उठाए जा रहे हैं? क्यों सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि वी डू नॉट थिंक द इश्यूज रेज्ड आर जस्टिसिएबल? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जब देश का हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट खुद ये कह दे वो किसी चीज को जुडिशियली एग्जामिन नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या होता है? व्यूअर्स, एक बार फिर से कॉलेजियम सिस्टम पर डाउट्स उठे हैं। क्या कॉलेजियम ट्रांसपेरेंट है? इस कहानी की शुरुआत होती है एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से जो सीधे सीजे सूर्यकांत के सामने आई है। तो क्या है ये कहानी और इसमें सीजे सूर्यकांत ने ऐसा क्या कहा है जिसने कि लोगों को चौंका दिया है? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। अभी पूरा मैटर एक नाम से शुरू होता है, जस्टिस जे निशा बानो। वो मद्रास हाईकोर्ट की 3rd सीनियर मोस्ट जज थी। सीनियर जजेस कॉलेजियम का पार्ट होते हैं और कॉलेजियम वो बॉडी है जो रिकमेंड करती है कि कौन जज बनेगा, कौन प्रमोट होगा और कौन जुडिशरी का फ्यूचर शेप करेगा। अब स्टोरी में ट्विस्ट आया जब अक्टूबर 14, 2025 को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू हुआ। जस्टिस बानो का ट्रांसफर मद्रास हाईकोर्ट से केरला हाईकोर्ट के लिए नोटिफाई किया गया अंडर आर्टिकल 222 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्लियरली कहता है कि प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ट्रांसफर अ हाईकोर्ट जज आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये ट्रांसफर एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होता है, नॉट अ कैजुअल एडमिनिस्ट्रेटिव मूव। जब ट्रांसफर नोटिफाई होता है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वेट होता है। हालांकि इस ट्रांसफर पर भी सवाल उठे क्योंकि जस्टिस बानो अपने 3rd सीनियर पोजीशन को छोड़ के 9th पर चली जाएंगी। लेकिन यहाँ सिचुएशन अनयूजुअल हो गई। ट्रांसफर नोटिफाई तो हो गया लेकिन जस्टिस बानो ने इमीडिएटली केरला हाईकोर्ट में चार्ज अज्यूम नहीं किया। वो मद्रास हाईकोर्ट में ही कंटिन्यू करती रही और ये एक रेयर सिचुएशन क्रिएट कर गया। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रे जोन था और इसी ग्रे जोन ने पूरी कंट्रोवर्सी को जन्म दी। इस बीच नवंबर 9, 2025 को मद्रास हाईकोर्ट कॉलेजियम ने जुडिशियल ऑफिसर्स को एलिवेट करने के लिए रिकमेंडेशंस दे दी। लेकिन यहाँ एक क्रिटिकल चीज हुई, जस्टिस बानो कॉलेजियम का पार्ट नहीं थी, उन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया। उनकी जगह नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज जस्टिस MS रमेश को कॉलेजियम में इंक्लूड किया गया। अब ये एक्सक्लूजन ही कंट्रोवर्सी का कोर बन गया। एक एडवोकेट A प्रेम कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की। उनका आर्ग्यूमेंट सिंपल था लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सप्लोसिव। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जब कॉलेजियम ने नवंबर 9 को रिकमेंडेशन दी तब तक जस्टिस बानो ने केरला हाईकोर्ट में चार्ज अज्यूम नहीं किया था। इसका मतलब ये है कि वो अभी भी मद्रास हाईकोर्ट की जज थी और अगर वो जज थी तो कॉलेजियम का पार्ट भी थी और अगर कॉलेजियम ने उन्हें एक्सक्लूड किया तो कॉलेजियम इम्प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड था। पिटिशन ने क्लियरली आर्ग्यू किया कि द कॉलेजियम कुड नॉट हैव प्रिज्यूम्ड दैट जस्टिस बानो हैड सीज्ड टू बी अ मेंबर। ये एक डायरेक्ट चैलेंज था कॉलेजियम के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर। पिटिशन का लॉजिक ये था कि अगर कॉलेजियम का कंपोजिशन ही फ्लॉड है तो उस कॉलेजियम की रिकमेंडेशंस भी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड हो जाती है। ये सिर्फ एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन नहीं था, ये जुडिशियल लेजिटिमेसी का सवाल था। अब सुप्रीम कोर्ट इस आर्ग्यूमेंट को केयरफुली सुन चुकी थी लेकिन कोर्ट का रिस्पांस अनएक्सपेक्टेड था। सीजे सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची ने जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज करने से साफ मना कर दिया। कहा कि सच इश्यूज आर रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। अब ये स्टेटमेंट बहुत सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि ये इशू एग्जिस्ट करता है लेकिन कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये इशू कोर्टरूम का सब्जेक्ट नहीं है। कोर्ट ने और भी क्लियरली कहा कि वी कैन एंश्योर दैट द चीफ जस्टिस एंड फेलो जजेस आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक सूटेबल डिसीजन। अब ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेटमेंट है। ये जुडिशरी का अपने आप पर ट्रस्ट का डिक्लेरेशन है। जुडिशरी कह रही है कि कॉलेजियम सिस्टम अपने इंटरनल मैकेनिज्म्स के थ्रू खुद करेक्ट डिसीजंस लेने में केपेबल है। अब इस कंट्रोवर्सी का एक और ड्रामेटिक डायमेंशन तब सामने आया जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद इंटरवेन किया। दिसंबर में सीजे सूर्यकांत ने यूनियन लॉ मिनिस्टर को लेटर लिखा था। ये एक रेयर मूव भी था। सीजे ने रिक्वेस्ट किया कि प्रेसिडेंट इंटरवेन करे और जस्टिस बानो के लिए एक क्लियर डेडलाइन सेट की जाए टू अज्यूम चार्ज एट केरला हाईकोर्ट। अब गवर्नमेंट ने इस रिक्वेस्ट पर एक्शन लिया। दिसंबर 12 को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू हुआ। नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा था कि प्रेसिडेंट इज प्लीज टू डायरेक्ट जस्टिस जे निशा बानो टू अज्यूम चार्ज एट द केरला हाई कोर्ट ऑन और बिफोर दिसंबर 20। ये लैंग्वेज सिंबॉलिक नहीं होती। जब प्रेसिडेंट डायरेक्ट करती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड होता है। अब जस्टिस बानो ने फाइनली दिसंबर 19 को केरला हाईकोर्ट में चार्ज अज्यूम कर लिया, डेडलाइन से एक दिन पहले। लेकिन कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई। ये इशू पार्लियामेंट में भी रेज हुआ था। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने डायरेक्टली गवर्नमेंट से पूछा कि क्या जस्टिस बानो कॉलेजियम का पार्ट थी जब रिकमेंडेशंस दी गई थी।
लॉ मिनिस्टर ने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एक्सप्लेन किया। उन्होंने एम्फसाइज किया कि अंडर आर्टिकल 217(1)(c a judge must vacate office upon being transferred by the president। ये क्लैरिफिकेशन इंपॉर्टेंट था। इसका मतलब ये है कि ट्रांसफर नोटिफाई होने के बाद जज का ओरिजिनल हाई कोर्ट से कनेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली चेंज हो जाता है। अब लॉ मिनिस्टर ने ये भी एम्फसाइज किया कि ट्रांसफर्स आर इनिशिएटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड दैट द सीजेआई's व्यू वाज डिटर्मिनेटिव। इसका मतलब ये है कि कॉलेजियम सिस्टम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन डिसाइसिव अथॉरिटी रखता है। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी कॉलेजियम कंपोजिशन पर क्लैरिफिकेशन सीख किया। स्टेट ने रिकमेंडेशंस के मेरिट को चैलेंज नहीं किया, लेकिन ये क्वेश्चन रेज किया कि क्या जस्टिस बानो को रिप्लेस करना कॉन्स्टिट्यूशनली जस्टिफाइड था। ये सारे डेवलपमेंट्स एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल टेंशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी। और फिर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आया। कोर्ट ने क्लियरली रिफ्यूज कर दिया कॉलेजियम के डिसीजन को जुडिशियली एग्जामिन करने से। कोर्ट ने कहा कि वी डू नॉट थिंक द इशू रेज्ड आर जस्टिसिएबल। नॉट जस्टिसिएबल का मतलब होता है कि ये इशू जुडिशियल डिटर्मिनेशन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। कोर्ट ने फर्दर क्लैरिफाई किया कि वी दस डू नॉट डीम इट प्रॉपर टू एंटरटेन दिस पिटिशन, और ये एक पावरफुल इंस्टीट्यूशनल मैसेज था। कोर्ट ने ये भी इंडिकेट किया कि कॉलेजियम सिस्टम का स्ट्रेंथ उसकी इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी में है। अगर कॉलेजियम के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को बार बार लिटिगेशन के थ्रू चैलेंज किया जाने लगे तो इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ये डिसीजन एक डीपर कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी को भी रिफ्लेक्ट करता है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये भी होता है कि जुडिशरी अपने इंटरनल फंक्शनिंग पर खुद कंट्रोल रखती है। कॉलेजियम सिस्टम इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। क्रिटिक्स कॉलेजियम सिस्टम को ओपेक कहते हैं कि कॉलेजियम ट्रांसपेरेंट नहीं है, कहते हैं कि कॉलेजियम अकाउंटेबिलिटी से इंसुलेटेड है। लेकिन सपोर्टर्स आर्ग्यू करते हैं कि कॉलेजियम जुडिशियल इंडिपेंडेंस का बैकबोन है। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन इसी डिबेट को और इंटेंस बना देता है। अब कोर्ट ने क्लियर मैसेज दिया है कि कॉलेजियम के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस जुडिशियल रिव्यू के स्कोप में नहीं आते। कोर्ट ने पिटिशनर को थैंक यू भी किया और एक्नॉलेज भी किया कि इशू रेज करना इंपॉर्टेंट था, लेकिन कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि रिजोल्यूशन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ही होगा, ना कि कोर्ट रूम लिटिगेशन के थ्रू। ये केस सिर्फ जस्टिस बानो का केस नहीं है, ये केस कॉलेजियम सिस्टम की अथॉरिटी का टेस्ट है। ये केस इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट का टेस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्ड्स और एक्शंस के थ्रू एक क्लियर लाइन ड्रॉ कर दी है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।